हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपके एंड में पढ़ाई मस्त चल रही है एंड यू आर यूजिंग दिस रिवीजन लेक्चर्स फॉर योर इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट रिवीजन। आइए सरकार शुरू कर दें चैप्टर नंबर 10, पेमेंट ऑफ टैक्स। छोटा सा चैप्टर है सर पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए 3 लेजर दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के रिगार्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे डिपॉजिट करता है, ये एक तरह से आपका ई वॉलेट है। सर यहां पर आप टैक्स जमा करा सकते हो। अब सर यहां पर जो आपको टैक्स जमा कराना, वो कैसे जमा कराना, मोड ऑफ डिपॉजिट इन दी कैश लेजर। अच्छा, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर सम पेएबल ऑल कैन बी डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यहाँ पर हेड वाइज, मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। सर ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, ऑफलाइन पेमेंट एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो। पर अगर आप ओवर द काउंटर बैंक जाके पेमेंट कर रहे हो तो पर चालान, पर टैक्स पेड मैक्सिमम 10,000 तक का ही कर सकते हो, बाकी कहीं पे भी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मैनुअल चालान और फिजिकल चालान आर नॉट अलाउड अंडर जीएसटी रिजीम। इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चालान इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, आप चालान जनरेट करेंगे, उसके अंदर आप जिस भी मेजर हेड के, जिस भी माइनर हेड में आपको अमाउंट जमा करना है उसमें अमाउंट फिल करेंगे, जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे, चालान जनरेट होगा, वहां पर फिर अब मोड ऑफ पेमेंट आएगा, मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे एंड सर अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करेंगे। सर देयर इज अ सिंगल चालान प्रिस्क्राइब फॉर ऑल टैक्सेस वगैरह, सिंगल चालान फिल करना है, उसमें सारा कॉलम आया था सर, मेजर टैक्स वाइज, मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज। सर ई चालान जो आपने जनरेट कर दिया दैट इज वैलिड फॉर 15 डेज। मान लो आपने ई चालान जनरेट तो कर दिया पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो ई चालान वैलिड रहेगा, 15 दिन तक सेव रहेगा। आप 15 दिन में कभी भी पेमेंट कर देना, आपका पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगा, वापस से चालान फिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। सर जो आप पेमेंट कर रहे हो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक कैश में क्रेडिट हो जाएगा। नो डाउट वो पैसा गवर्नमेंट को मिल गया है, गवर्नमेंट के अकाउंट में गया, पर सर वो ये नहीं माना जाएगा आपने टैक्स पे कर दिया, ये माना जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश में डिपॉजिट हुआ है एंड सर वो अमाउंट आप यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर सम पेएबल। पर सर ध्यान देना बेटा, सर आप जिस हेड में, सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जिस मेजर हेड के, जिस माइनर हेड में अमाउंट है, उसी मेजर हेड के, उसी माइनर हेड को आप पे करने के लिए आप उस टैक्स लेजर को आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा किसी और को यूज नहीं कर सकते। पर ध्यान देना बेटा, यहां पे बोला है क्या, अगर आप सर यहाँ लिखा है ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन मेजर एंड माइनर हेड इज नाउ परमिसिबल। सर एक फॉर्म दे दिया, फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 09, ये फॉर्म फिल करके मान लो आपके पास सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी या आईजीएसटी या उसके टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या कहीं भी कोई भी फंड पड़ा है और वो एक्स्ट्रा फंड है और आपको चाहिए किसी और हेड में, भले वो सेम मेजर हेड के दूसरे माइनर हेड में चाहिए या दूसरे मेजर हेड के सर किसी और माइनर हेड में चाहिए, तो ऐसे केस में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। और फंड ट्रांसफर करने के बाद जब फंड उस रेस्पेक्टिव माइनर हेड में क्रेडिट हो जाएगा तब आप उसको यूज कर पाएंगे। अच्छा, मेजर हेड कौन कौन से होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। एंड सर माइनर हेड क्या क्या है साहब, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर सम पेएबल, ये माइनर हेड है, ये कॉलम बन जाएंगे सर रेस्पेक्टिव। और आपको जिस कॉलम में, जिस मेजर हेड के माइनर हेड में फंड पड़ा है उसी को आप यूज कर पाएंगे, उसी लायबिलिटी को पे करने में, किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते। यूज करना है तो पहले फंड ट्रांसफर करिए, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो अगर एक्सेस बैलेंस पड़ा है उसे अगर आपको रिफंड चाहिए तो आप रिफंड कभी भी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपका ही ई वॉलेट है, आप रिफंड कभी भी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, डन। सर ये सर मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी मेजर हेड से, the measure head refers to IGST, CGST, UTGST और सेस, देन माइनर हेड रेफर टू टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी। ये सब मैं आपको बात कर चुका हूं ऑलरेडी कि किसी भी मेजर हेड के, किसी भी माइनर हेड के से फंड आप किसी भी दूसरे मेजर हेड के, इनफैक्ट सेम मेजर हेड के अदर माइनर हेड में या दूसरे हेड के सर दूसरे मेजर हेड के दूसरे माइनर हेड में ट्रांसफर करना, आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं साहब। सर अब ट्रांसफर ऑफ सर्टेन फंड्स, इंटर गवर्नमेंट अकाउंट फंड ट्रांसफर, अगर मान लो आप सर सीजीएसटी में के किसी भी माइनर हेड में से फंड ट्रांसफर कर रहे हो एसजीएसटी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना फंड अपना अकाउंट से निकाल के उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में बात हम ऑलरेडी आईटीसी चैप्टर में कर चुके हैं, पर फिर भी बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको जो टैक्स का क्रेडिट मिलता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या जीएसटी सेस, सर वो क्रेडिट का अमाउंट उसमें रहता है एंड सर उसमें केवल टैक्स का ही क्रेडिट मिलता है, उसको क्रेडिट लेजर को आप यूज कर सकते हो केवल टैक्स के अमाउंट को पे करने के लिए। सर इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी या अदर सम पेएबल को आप क्रेडिट के थ्रू पे नहीं कर सकते, नहीं उनका क्रेडिट मिलता है आपको। ओके सर, अब आपको क्रेडिट जो यूज करना है उसका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कैसे होगा साहब, वो पहले तो मैं समझा रहा हूं। सर सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी को कंज्यूम करना होता है, आईजीएसटी का आईटीसी कंज्यूम पूरा हो जाएगा, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी को आप यूज कर सकते हो। सर अब आईजीएसटी के आईटीसी को आपको यूज करना तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आप आईजीएसटी के आईटीसी को आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने में काम लेंगे, उसके बाद अगर बच गया आईजीएसटी का आईटीसी तो आईजीएसटी का आईटीसी कैन बी यूज्ड फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। पर ध्यान रखना आप उसी प्रोपोर्शन में आईजीएसटी के आईटीसी को यूज करना सीजीएसटी और एसजीएसटी को पे करने में, सो दैट
आपका लायबिलिटी जो है वो नेट कैश आउटफ्लो मिनिमम हो, मतलब सर अगर मान लो आपके पास एसजीएसटी का आईटीसी कम है और एसजीएसटी की लायबिलिटी ज्यादा है, पर सीजीएसटी का आईटीसी ज्यादा है और लायबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में बेटर है कि आईजीएसटी के आईटीसी को पहले एसजीएसटी में काम लो, सो दैट आपका मिनिमम आउटफ्लो हो, कैश फ्लो। क्लियर, डन। ध्यान रखना, वाइस वर्सा, ये तो जस्ट एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए। देन सर ध्यान देना, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं एग्जाम के अंदर आपके लिए इंटरमीडिएट में। सरकार आईजीएसटी का आईटीसी को पूरा कंज्यूम कर लिया, उसके बाद सर सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में, उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में, पर एसजीएसटी में कभी भी काम नहीं आएगा। सेम इज द केस विद द एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, पहले काम आएंगे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी रेस्पेक्टिव पे करने में, और सर उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएंगे, पर ये सीजीएसटी को कभी भी पे करने में काम नहीं आ सकते। क्लियर, डन। सरकार ये लिखा है देखो, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरीली, पहले आप इसको यूज करेंगे, उसके बाद सर आप यूज करेंगे किसके लिए, सर सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी को, पर सर सीजीएसटी का क्रेडिट कभी भी एसजीएसटी में काम नहीं आएगा, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट कभी भी सीजीएसटी में काम नहीं आएगा। क्लियर, डन। सरकार ध्यान देना बेटा, यह लिखा गया अनलेस द सप्लायर हैज पेड द एंटायर सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड फाइल्ड हिज रिटर्न, जब तक उसने पूरा टैक्स पे नहीं कर दिया और अपना रिटर्न फाइल नहीं कर दिया, द रेसिपिएंट एंड द रेसिपिएंट हैज फाइल्ड हिज रिटर्न, द आईटीसी टू द रेसिपिएंट वुड नॉट बी कंफर्म। सरकार ध्यान देना बेटा, पूरा आपको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ध्यान देना, जैसे आप जीएसटीआर 1 सबमिट करते हो, रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट होती है, पर सर वो 2B के बेस पे क्रेडिट तो ले सकता है, पर अगर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B सबमिट नहीं किया, उसने टैक्स पे नहीं किया, तो सर वो जो क्रेडिट उसने ली थी वो क्रेडिट बाद में उसको रिवर्स करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वो क्रेडिट जो उसको मिली वो एक बार प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट मिली है। सर जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आ गया, आप एलिजिबल हो गए, पर क्रेडिट जो लिया आपने प्रोविजनल बेस पे लिया है, पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, तो बाद में आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट को। सर क्लियर, ये हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के केस में। सर अब आइए किस तरह से लायबिलिटी को पे करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। सर आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर आप पे करें तो सबसे पहले आप आईजीएसटी के आईटीसी को आप यूज करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी के आईटीसी को यूज करेंगे, और उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के आईटीसी को आप यूज करेंगे। पर सर सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में पहले देखो, आईटीसी तो हमेशा आईजीएसटी का ही पहले काम आएगा, उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी काम नहीं आ सकता। एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, उसके बाद एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, पर सीजीएसटी का आईटीसी कभी भी काम नहीं आता है। इसी के साथ भारत माता की जय। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कैसे यूज करना वो हमने बात कर ली। अच्छा एक बात और, रूल नंबर 86 4A बोलता है कि सर अगर कभी भी आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है, वैसे रिफंड का चैप्टर आपके कोर्स में नहीं आता, पर छोटा सा पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, कभी भी रिफंड के लिए अगर आपने अप्लाई किया, मान लो 100 रुपए के रिफंड के लिए अप्लाई किया, अब 100 रुपए जब आपने ओरिजिनली टैक्स पे किया था गवर्नमेंट को, तब 40 आपने पे किया था थ्रू कैश लेजर और 60 यूज किया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आपने, तो सर जब 100 का वापस से रिफंड ले रहे हो, किसी वजह से मान लो रिफंड मिल रहा है, तो ऐसे केस में सर 40 रुपये रिफंड मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और 60 मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपने टैक्स पे किया था कैश लेजर और क्रेडिट लेजर को यूज करके, उसी प्रोपोर्शन में रिफंड आपको मिलेगा रेस्पेक्टिव कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में आपको। क्लियर, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो बात अलग है सर, रिफंड का चैप्टर आपके कोर्स में पूरा नहीं आता है। आइए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। सर जब लायबिलिटी आप पे करेंगे सर सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज क्या होगा, सबसे पहला सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड आपको पहले पे करना पड़ेंगे, फिर करंट पीरियड के टैक्स एंड अदर ड्यूज आपको पे करना पड़ेंगे, उसके बाद अगर अदर लायबिलिटी आपकी है सेक्शन नंबर 73 74 का डिमांड वगैरह आपके पेंडिंग है तो आपको पे करना पड़ेगा। ये ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी आ गया। अब ई लेजर, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर कैश लेजर के थ्रू कैश लेजर में जो आपने अमाउंट जमा कराया वो प्लस टीडीएस टीसीएस का अमाउंट जो आपने एक्सेप्ट किया है, जो लोगों ने आपका टीडीएस टीसीएस कलेक्ट किया था, वो जब वो अपना रिटर्न सबमिट करेंगे हमारे कैश लेजर में, वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो सर हमारे कैश लेजर में अमाउंट आ गया। दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और अदर ड्यूज वगैरह। क्लियर, रेस्पेक्टिव मेजर हेड, माइनर हेड वाइज। देन क्रेडिट लेजर। सर क्रेडिट लेजर में सर केवल टैक्स का ही क्रेडिट मिलता है और इसको आप टैक्स को पे करने में ही काम ले सकते हो। देन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, सर इसमें सारी लायबिलिटी आएगी, टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, लेट फी की, अदर ड्यूज की, और उसको आप पे करेंगे थ्रू कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। बेटा आइए सर इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही अच्छा काम का सेक्शन है सर, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था इसमें थोड़ा टाइम पहले। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। सर इंटरेस्ट की बात कब आएगी, सर इंटरेस्ट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपने गवर्नमेंट को पैसा लेट पे किया तो वो आपसे इंटरेस्ट लेंगे सर, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, सेम वे सर व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल। इंटरेस्ट कब पेएबल होता है, अगर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स में को डिले किया है, भले पूरा टैक्स पे करने में लेट किया है या पार्ट ऑफ द टैक्स पे करने में लेट किया है, सर इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड केस, अनड्यू या एक्सेस आईटीसी क्लेम ले लिया आपने, मतलब मान लो सर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया पर सप्लायर ने अपना टैक्स फाइल नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया। सर सेकंड नेक्स्ट क्या है, अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मतलब सरकार सप्लायर ने क्रेडिट नोट इश्यू किया, क्रेडिट नोट के बेस पे अपनी लायबिलिटी कम कर दी, पर रेसिपिएंट अपना आईटीसी रिवर्स नहीं किया, तो सप्लायर ने अपनी लायबिलिटी अननेसेसरी कम कर दी। तो ऐसे केस में 24% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट
और सर जिस दिन उसने अनड्यू एक्सेस आईटीसी क्लेम किया था या रिडक्शन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किया था, वहां से लेकर जब वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स वापस गवर्नमेंट को पे करता है तब तक का इंटरेस्ट 24% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लगेगा साहब। पर नॉर्मल कोर्स में अगर वो डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स करता तो 18% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर annum। कब से? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। सर जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है वही पेमेंट ऑफ टैक्स का ड्यू डेट होता है, वहां से जब आप पे करेंगे सर जितना आपने लेट किया एज पर नंबर ऑफ डेज 18% पर annum उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब सवाल आता है क्या सर किस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर किस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है, इसके लिए बड़ा अच्छा प्रोवाइजो दे रखा है। बोला क्या, मान लो आपकी लायबिलिटी कितनी की, 140 की है सर। 140 की लायबिलिटी आप पे कर रहे हो 100 आईटीसी के थ्रू एंड 40 थ्रू कैश। अब मेरा पॉइंट आता है आपके पास जब लायबिलिटी ड्यू डेट थी 20 अक्टूबर, मान लो 20th October 2022 is the due date for filing return for September month। अब सर आप लेट हो गए तो ऐसे केस में 140 की लायबिलिटी पे करनी है। आपके पास 100 का आईटीसी ऑलरेडी अवेलेबल था, आपको कैश के थ्रू पे करना था केवल 40। तो सर इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा, वेदर इट विल बी चार्ज ऑन रुपीज 40 और 140। तो पॉइंट इज दैट अगर आपने जो रिटर्न सबमिट किया वो रिटर्न आपने लेट सबमिट किया और उस रिटर्न के अंदर आपने कंप्लीट लायबिलिटी डिक्लेयर करी थी, केवल उस रिटर्न को फाइल करने में आप लेट हो गए, आपने ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिटर्न में डिक्लेयर जरूर किए थे, केवल रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, उसकी वजह से अगर आप टैक्स लेट पे कर रहे हो तो ऐसे केस में सर इंटरेस्ट विल बी लेविड ओनली ऑन द अमाउंट विच इज पेबल थ्रू कैश। मतलब सर जो नेट टैक्स पेबल है इन कैश उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। पर अगर कोई अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल है थ्रू डिमांड अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74 सर, तो ऐसे केस में उस डिमांड को पे करने के लिए सर जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, भले वो कैश के थ्रू पे करो, क्रेडिट के थ्रू पे करो, ग्रॉस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum। एक और बात सर, आपने 140 की लायबिलिटी थी, ध्यान देना सर 140 की लायबिलिटी थी, पर सर वो ट्रांजैक्शन आपने रिटर्न में डिक्लेयर ही नहीं किया। मान लो अप्रैल महीने का रिटर्न था, आपने रिटर्न फाइल भी कर दिया, पर उस अप्रैल महीने के रिटर्न में एक ट्रांजैक्शन जिस पे लायबिलिटी 140 की थी वो डिक्लेयर करना रह गया। अब सर मान लो आप जुलाई महीने के रिटर्न के अंदर वो ट्रांजैक्शन याद आ रहा है, भाई उस पे तो हमने ट्रांजैक्शन को रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया। अब जुलाई महीने में आके अगर उस ट्रांजैक्शन को आप डिक्लेयर कर रहे हो और अब उस पे टैक्स पे कर रहे हो, अब वो टैक्स पे कर रहे हो, तो यहां पर भले ही आपके पास आईटीसी अवेलेबल था 100 का, आपने भले ही टैक्स पे किया थ्रू क्रेडिट 100 का, रिमेनिंग 40 आपने कैश के थ्रू पे किया, फिर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पूरे ग्रॉस लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, 140 भी पे करना पड़ेगा। मतलब अच्छा इसका कारण क्या है, क्योंकि आपने उस ट्रांजैक्शन को रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया था। तो नेट टैक्स पेबल इन कैश उसी पे इंटरेस्ट कब लगता है सर, जब केवल आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, पर उसमें जो ट्रांजैक्शन तो सारे आपने डिक्लेयर किए थे, केवल रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, तो नेट टैक्स पेबल इन कैश पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पर अगर वो ट्रांजैक्शन ही डिक्लेयर करना रह गया, रिटर्न तो आपने फाइल कर दिया था पहले, वो ट्रांजैक्शन आपने बाद में डिक्लेयर किया, तो ऐसे केस में सर आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। भाई क्लियर, डन। और सेक्शन नंबर 73 74 का कोई डिमांड आता है तो उस केस में भी आपको ग्रॉस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी के साथ भारत माता की जय। सर इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल भी मैंने बुक में दे रखे थे आपको, शायद आपको वो रिवाइज भी होंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। भारत माता की जय, पढ़ते रहिए, बस पूरा कॉन्फिडेंस से पढ़िए सर, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ध्यान देना सर, अगर आप कॉन्फिडेंट होकर खुश होकर पढ़ेंगे तो सर आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना आपको तय है। पर सर अगर आप दुखी होकर पढ़ेंगे, सर पढ़ाई को एक बर्डन होकर समझेंगे, तो सर कभी भी अच्छे से आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप दिल से परफॉर्म करिए, दिल से पढ़िए सर, खुश होकर पढ़िए, तो सर समझ में आएगा कि हाउस द जोश, तो आपके अंदर से आवाज आएगी क्या, हाई सर, और माहौल बनता जाएगा आपके एंड पे। एंड में सर इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का, माहौल लिखा हुआ सर, मैं पूछ रहा हूं हाउस द जोश, हाई सर आना चाहिए कमेंट में। सर ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश होकर पढ़िए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट एंड सर अच्छे से पढ़ो, खुश होकर, बाय बाय।